हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरुआत करेंगे आज का लेक्चर्स। लेकिन उससे पहले बात कर लेंगे, कन्वर्जन सीक्वेंस हो चुका है, डाइवर्जन सीक्वेंस हो गया, ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया है, मोनोटोनिसिटी हो गया है और बाउंडेड सीक्वेंस हो चुका है। कुछ थ्योरम हो चुके हैं, वो आप देख लो, फिर यहाँ पर आओ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज का लेक्चर्स भी थ्योरम है, लेकिन थ्योरम में हम सब सीक्वेंस का यूज करेंगे, इसलिए सब सीक्वेंस की हमें डिफिनीशन बता देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने सब सीक्वेंस की डिफिनीशन नहीं बताई है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सब सीक्वेंस, उसके बाद हम बात करेंगे सब सीक्वेंस पर भी थ्योरम जो है थ्योरम है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या होती है? इफ एफ सच दैट n to r। अच्छा ये बताइए, ये डिफिनीशन हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं जब हम स्टार्ट किए थे सीक्वेंस, और इसमें ये चीज डिफाइन इस तरह से हो कोई फंक्शन, तो हम इस फंक्शन को डिफाइन अगर इस तरह से है तो उसे क्या कहा जाता था? सीक्वेंस। क्योंकि डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर को डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो हम इसी को लिखेंगे सीक्वेंस, सीक्वेंस। ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ n इक्वल टू an and g such that n to n is strictly increasing का मतलब हमने इस तरह से एक फंक्शन लिया है जो कि n to n है और जो कि कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है? एक बार लिख देते हैं, दैट इज m ग्रेटर देन n। दिस इम्प्लाइज g ऑफ m ग्रेटर देन होना चाहिए g ऑफ n से। ठीक है, फॉर एवरी m और n जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। यही होती है डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। और हमने फंक्शन n to n लिया है और कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देन कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट मैप यहाँ पर कंपोजिट मैप एफ ओ जी सच दैट n to r। अब कंपोजिट फंक्शन लगाने के बाद आप देख रहे हो n to r बन रहा है, और कंपोजिट फंक्शन में n to r जब बनता है तो हम ये कहते हैं कोई भी n to r बनेगा तो इसे क्या कहा जाएगा? इज ए सीक्वेंस। और सीक्वेंस किसका? इन आर। ठीक है, इन आर। यहाँ पर भी इन आर भूल गए थे, इन आर। ठीक, आगे देखिए, इन आर एंड कॉल्ड बाय सब सीक्वेंस ऑफ एफ। जो कि यह सीक्वेंस जो है, जो कि ये जो सीक्वेंस बना है, यह सीक्वेंस किसका सब सीक्वेंस होता है? इस एफ का क्या होगा? सब सीक्वेंस होगा। फिर से रिपीट, जो हम क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है जो कि एक सीक्वेंस है, और अगर एक सीक्वेंस फंक्शन है, कैसा हो? सीक्वेंस हो। और जब एक सीक्वेंस हो और साथ ही साथ g ऑफ एक g भी एक फंक्शन है, और जो कि फंक्शन किस तरह से? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब हम इन दोनों का कंपोजिट मैप लेते हैं, और कंपोजिट मैप भी एक सीक्वेंस हो जाए, और वह सीक्वेंस किसका सब सीक्वेंस कहलाएगा? तब हम उसे कहेंगे एफ का सब सीक्वेंस कहलाएगा। वेयर, यहाँ पर लिख लेते हैं, वेयर एफ ओ जी ऑफ n इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जी ऑफ n, और इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं?
अच्छा ये बताइए, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन, तो एफ ऑफ के अंदर क्या है, एन है, तो हम क्या लिखते थे, ए एन। तो यहाँ पर एफ ऑफ के अंदर क्या है, जी ऑफ एन, तो हम लिख सकते हैं ए जी ऑफ एन। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने डिफाइन किस तरह से किया है फंक्शन को, एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन, और हम यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एन है, तो हम लिख सकते हैं ए जी ऑफ एन। और ए जी ऑफ एन कैसा सीक्वेंस होगा, देन सीक्वेंस ए जी ऑफ एन इज ए सब सीक्वेंस, किसका सब सीक्वेंस होगा, ऑफ सीक्वेंस ए एन का। ए एन का क्या होगा, ए जी ऑफ एन क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या कहा। कोई सीक्वेंस हो, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान वे में हम बताते हैं इस डिफिनेशन को। कोई सीक्वेंस है, ठीक है, उसके बाद एक ऐसा फंक्शन लो जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, फिर हम उन दोनों का क्या कर दे, कंपोजिट मैप ले, और वो कंपोजिट मैप क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा, और वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, किसका सब सीक्वेंस होगा, एफ का। फिर हमने क्या किया, कंपोजिट को सॉल्व किया, तो हमने देखा ए जी ऑफ एन आया, और ए ऑफ जी एन जो कि इसका सीक्वेंस किसका सब सीक्वेंस कहलाएगा, ए एन का सब सीक्वेंस कहलाएगा। बड़ा सिंपल है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, ये तो डिफिनेशन थी, ठीक है। डिफिनेशन, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इफ f such that n to r is a function, is a sequence defined as f of n is equal to 1 by n and g of n, और हमने क्या किया है, एक जी ऑफ एन लिया है, और जी ऑफ एन किस तरह से है, जी ऑफ एन इक्वल टू 2n है, और जो कि कैसा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, कंपोजिट मैप ले सकते हैं। देन composite map FOG of such that n to r is a sequence, is a subsequence लिख लेते हैं, is a subsequence of f। now where, यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर में हम लिख लेते हैं एफ ओ जी ऑफ एन को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अभी हमने लिखा है एफ ऑफ, क्या हम जी ऑफ एन के स्थान पे क्या हम यहाँ पर 2n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने जी ऑफ एन को लिखा है 2n, ठीक है, 2n। तो हम यहाँ से क्या पा जाएंगे, एफ ऑफ n के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 by n। तो यहाँ पर f ऑफ 2n को क्या लिख सकते हैं, 1 by 2n, जहाँ पर n है वहाँ पर लिख दिए 2n। तो हमने देखा ये किसकी वैल्यू आ गई, कंपोजिट मैप, और ये कंपोजिट मैप का जो डिफाइंड है ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन किसका सब सीक्वेंस होगा, देन सीक्वेंस 1 by 2n इज ए सब सीक्वेंस किसका सब सीक्वेंस होगा, ऑफ सीक्वेंस 1 by n का, 1 by n का क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। दैट इज 1 by सीक्वेंस 1 by n, 2n को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 by 2, 1 by 4 ... इस तरह से चलेगा। ऐसे ही 1 by n को हम देखें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 ...
अगर हम देखें तो इस सीक्वेंस में यह जो इस सीक्वेंस में देखो 1/2 1/4 इस तरह से एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें कैसे आ रहे हैं 1 1/2 1/3 1/4। आप देखो तो इनके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस में सारे के सारे एलिमेंट्स इनके हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। 1/2 भी है 1/4 है, बट इनका सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो इसे हम प्रूव कर लिए कि जो सीक्वेंस हमें पता है, जो सीक्वेंस हमें दिया है कि 1/2n, वो सब सीक्वेंस होगा किसका 1/n का। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल भी हमें समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल से हम सब सीक्वेंस को समझ चुके हैं, तो हम अब थ्योरम पे जा सकते हैं। थ्योरम क्या होगी वो लिख लीजिए। पहले हम थ्योरम को लिखवाएंगे, फिर उसका प्रूफ। थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे आप। थ्योरम ऑल द सबसीक्वेंस all the subsequence of a convergent sequence are also convergent and converge to same value क्या same value where sequence itself converge। ठीक है, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है, ऑल द सबसीक्वेंस, सभी सबसीक्वेंस किसके, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, किसी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के सभी सबसीक्वेंस हो सकते हैं क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे, आल्सो कन्वर्जेंट होंगे। तो एंड कन्वर्ज टू सेम वैल्यू, और उनका कन्वर्ज भी सेम ही होगा। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कन्वर्ज करेगा वही सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, एंड क्या कह रहा है, वेयर सीक्वेंस जो है इट्स सेल्फ कन्वर्ज। ठीक है, इसी को हमें प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव करते हैं। प्रूफ में क्या करना है, लेट सीक्वेंस an be a convergent sequence and converge to L, that is limit n tends to infinity an equal to L। क्या हमने कहा प्रूफ में कि हमने ऐसा सीक्वेंस मान लिया कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, यल पर। और हम इसे अगर यल पे कन्वर्ज कर रहा है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या कहती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an की वैल्यू क्या आ जाती है यल, और यल कैसा होता है, फाइनाइट एंड यूनिक होता है। तो हम इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। आगे हमें नाउ सीक्वेंस ए g of n is a subsequence of सीक्वेंस an। हमने क्या किया है, अब क्या किया है कि एक
सब सीक्वेंस लिया है, किसका सब सीक्वेंस, ए एन का, और क्या है सब सीक्वेंस, ए जी ऑफ एन। इस तरह से हमने सब सीक्वेंस लिया है किसका, ए एन का सब सीक्वेंस है। तो अगर हम ऐसा ले लेते हैं तो देन क्या हम ये कह सकते हैं, जी ऑफ एन जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी एन की वैल्यू कुछ भी ले लो भैया, नेचुरल नंबर में कुछ भी ले लो, जी ऑफ एन से छोटी होगी या तो बराबर होगी कौन, एन। ठीक है, अगर हमने सीक्वेंस किसका सब सीक्वेंस लिया है, किसका सब सीक्वेंस, जी ए एन का सब सीक्वेंस कौन है, ए जी ऑफ एन। ठीक है, और जी ऑफ एन क्या होगा तब, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने बताया भी था जी ऑफ एन कैसा होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड सिंस बाय फर्स्ट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव ए एन इक्वल टू एन, क्या हम इसी को ऐसा लिख कर क्या हम इसे बाय डिफिनीशन से लिख सकते हैं। सो बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, ए नेचुरल नंबर के such that n greater than or equal to k, this implies mod of an minus l less than epsilon। क्या हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर, इसे हम क्या मान लेते हैं 3। चलिए हम ऊपर मिटा देते हैं इस चीज को और यहाँ पर प्रूव करते हैं। ये वाली लाइन भी हम डाल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम ये बताइए, देयरफॉर बाय सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं। सेकेंड में क्या है, जो कि हमें पता है कि जी ऑफ एन जो है किससे बड़ा है, एन से बड़ा है। किससे बड़ा है, एन से बड़ा है। और यहाँ पर देख रहे हैं एन जो है किससे बड़ा है, के से। क्या हम इससे और इससे हम ये लिख सकते हैं क्या, जी ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एन से बड़ा जी ऑफ एन है, तो ऑब्वियस है कि के से जी ऑफ एन बड़ा ही होगा, क्योंकि एन इससे बड़ा है और इससे बड़ा ये है, तो हम ये लिख सकते हैं। बाय सेकेंड एंड थर्ड से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए जी ऑफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा के चाहिए जो कि इस तरह की कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव ए जी ऑफ एन इक्वल टू क्या हो गया, यल। और अगर ऐसा हो गया तो हम ये जान गए कि लिमिट यही चीज, एंड हमने देखा था क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन की भी वैल्यू क्या आई थी, यल ही आई थी। और हम देख रहे हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन की वैल्यू यल आई थी, एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए जी ऑफ एन की भी वैल्यू यल आई है। दोनों की वैल्यू सेम आई है और दोनों ही कन्वर्जेंट है। इसलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस या 10 ऑल द subsequence of a convergent sequence is convergent and are convergent
आर कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू सेम वैल्यू देख रहे हो, सेम वैल्यू भी आ गई, यल ये भी वेयर सीक्वेंस itself कन्वर्ज, तो हम ये लिख सकते हैं itself कन्वर्ज। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये किसकी थ्योरम थी? सारे के सारे सब सीक्वेंस, किसके सारे के सारे सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस के वो कन्वर्जेंट होते हैं और कन्वर्ज करते हैं सेम वैल्यू वेयर सीक्वेंस इटसेल्फ कन्वर्ज। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका कन्वर्स अगर हम ले तो नीड नॉट बी ट्रू होगा। क्या होगा? नीड नॉट बी ट्रू। आइए देखते हैं क्यों। हम कन्वर्स लेने चल रहे हैं। कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई सब सीक्वेंस हो किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का ये हम कह सकते हैं कोई सीक्वेंस है, उसका सब सीक्वेंस अगर हम लेते हैं, कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस लेते हैं, वह सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वह सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट होगा। तो यानी कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू होगा। कैसे दिखाते हैं भी? कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, नीड नॉट बी ट्रू। ऐसा हमने क्यों कहा? कि कोई भी सीक्वेंस इस तरह से हो जो कि उसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसका सीधा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैंने क्या कहा, जैसे -1 की पावर n ना, ये इसका सब सीक्वेंस ऑफ ए सब सीक्वेंस हम लिख सकते हैं इस तरह से, सीक्वेंस 1 इज ए सब सीक्वेंस किसका सब सीक्वेंस होगा? -1 की पावर n का सब सीक्वेंस होगा। बिल्कुल होगा, -1 की पावर n का सब सीक्वेंस होगा। कौन? 1। ठीक है ऐसा? बिल्कुल है, सब सीक्वेंस है ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ऑफ सीक्वेंस -1 की पावर n। तो ये बताइए ये कन्वर्जेंट है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1, बार ऐसे ही चलता जाएगा। क्या हम ऐसा ही हर बार कन्वर्ज किस पर करेगा? 1 पे, यानी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बट ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं -1 की पावर n को हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। इसकी वैल्यू दो तरह से आती है, -1 और 1 आती है। इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन। ठीक है, तो कन्वर्स कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही हो। ठीक है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल आ गई होंगी। ऐसे ही हमें लेमा फर्स्ट और लेमा सेकेंड, अब तक हमने जो बताया है आपको समझ में आया होगा। जो कि हमने बताया सब सीक्वेंस किसे कहा जाता है, इसकी डिफिनीशन बताई, उस पर हमने एग्जाम्पल लिया। उसके बाद हमने बताया थ्योरम, जो कि सब सीक्वेंस ऑल ऑफ द सब सीक्वेंस ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये हमने प्रूव किया। और इसके बाद हम दो चीज़ कल प्रूव कराएंगे, उसका थ्योरम आज हम लिखवा देते हैं। वो क्या है, कौन सा थ्योरम है? लेमा फर्स्ट क्या है देख लीजिए आप यहाँ पर। इफ सीक्वेंस an इज any sequence that is limit n tends to infinity an equal to l, अगर इस तरह से है and there exist
ए नेचुरल नंबर के सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो दिस इम्प्लाइज क्या करेगा, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ an लेस देन होगा 1 प्लस मॉड ऑफ l। ठीक है, ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम बहुत सारे थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये इसका यूज करेंगे, इसलिए हमें ये थ्योरम तो आनी ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको थ्योरम ना मानते हुए लेमा फर्स्ट और लेमा सेकंड में मानेंगे। लेमा सेकंड क्या होगा, लेमा सेकंड में हम ले लेते हैं, इफ सीक्वेंस Bn इज एनी सीक्वेंस दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Bn इक्वल टू m, Bn इक्वल टू m एंड वेयर, पहले लिख लेते हैं वेयर m डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर लिख लेते हैं मॉड ऑफ bn ग्रेटर देन मॉड ऑफ m बाई मॉड ऑफ m अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है, कल हम इसे प्रूव कराएंगे, लेकिन इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए हमें बताना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों थ्योरमों को आपको याद रखना होगा, ये दोनों थ्योरम। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।